Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 531 to 555. So before we proceed, there is a correction. देखिए टॉपिक नंबर 504 जो मैंने कराया था लोक अदालत, वहाँ पे मैंने बोला था कि लोक अदालत कैन टेक सिविल केसेस, बट एक करेक्शन है, लोक अदालत कैन टेक सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस बोथ. सुप्रीम कोर्ट ने एक 2011 के एक जजमेंट में साफ साफ अलाउ किया था लोक अदालत को टू टेक क्रिमिनल केसेस एज वेल ऑफ सर्टेन टाइप्स. चलिए आज का पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 531 आसाम शिशु साहित्य कोश. तो इट इज़ ए बुक कंपाइलेशन ऑफ ऑल असमीज लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन रिटन इन लास्ट 500 years. इट हैज़ बिन कंपाइल्ड बाय के हॉन्डी स्टेट यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़. इसके टोटल 41 वॉल्यूम्स हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 532 इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस. तो 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था स्पुतनिक बाय यूएसएसआर इन स्पेस. 1961 में पहला ह्यूमन भेजा गया था स्पेस में अगेन बाय यूएसएसआर. पहले ह्यूमन थे यूरी गागरिन. 1969 में पहला ह्यूमन लैंडेड ऑन मून बाय यूएसए बाय देयर वोयाजर 1 मिशन. इसमें कैसा, इस वोयाजर 1 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दोनों लोग थे, लेकिन पहले इस वोयाजर 1 मिशन से बाहर निकल के आए नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड एंड वॉक ऑन द सरफेस ऑफ मून. इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हमें याद रहता है. राकेश शर्मा द ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इन स्पेस. ही ट्रैवल्ड ऑन सोयूज T-11 दैट वाज यूएसएसआर स्पेसक्राफ्ट इन 1984. टॉपिक नंबर 533 फिल्म ऑन राइनोज. तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड का एक कैंपेन है सेव राइनो कैंपेन. इस सेव राइनो कैंपेन के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है. उस शॉर्ट फिल्म को फीचर कर रहे हैं केविन पीटरसन, इंग्लिश क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के. और इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए राइनोज के ऊपर वो आसाम के अंदर भी आए थे एंड ही मेड सम क्लिप्स विथ 1 हॉर्न राइनोज ऑफ आसाम एज वेल. ठीक है, तो इतना ही बस याद रखना इस टॉपिक पे. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 534. अब देखिए ये टॉपिक जो है इट टॉक्ड अबाउट कि वाई वीमेन लिव लॉन्गर. वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल से ज़्यादा क्यों होती है. तो इस टॉपिक में फिर बताया गया डिटेल में, आपको बस मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स जो बेसिक कंपोनेंट. सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स. और हम इंसानों के बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोजोम्स 23 पेयर्स. और उसमें से इन 23 पेयर्स में से एक क्रोमोजोम होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम. सेक्स क्रोमोजोम इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. ये जो क्रोमोजोम होता है ना, ये जेनेटिक मटेरियल भी होता है इसके अंदर. ये इस क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है. तो ये क्रोमोजोम जो है जेनेटिक मटेरियल है, इट डिसाइड्स कि हम किस तरह का हमारा फीचर होगा. और ये जो हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उसमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम. एंड सेक्स क्रोमोजोम इज़ द मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन मेल एंड फीमेल. तो फीमेल के अंदर का जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है XX. तो जो पेयर होता है दैट इज ऑफ सेम टाइप, दोनों एक ही होते हैं XX. जबकि मैन के अंदर का जो सेक्स क्रोमोजोम होता है उसके जो पेयर होते हैं उसमें दोनों क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं, X एंड Y. और यही कारण है कि फीमेल लिव लॉन्गर, क्योंकि उनका जो एक क्रोमोजोम में कोई दिक्कत आ भी गई तो दूसरा क्रोमोजोम चूंकि उसी टाइप का है तो वो उसको ठीक कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है. लेकिन मेल क्रोमोजोम में कैसा है कि अगर एक क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफिशियंसी आ गई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर दूसरा क्रोमोजोम जो दूसरा पेयर उसको ठीक नहीं कर पाता, करेक्ट नहीं कर पाता. और इसी कारण से मेल के अंदर बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन, और इसीलिए वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है. तो जो बातें आपको याद रखनी है, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, हमारे सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक कंपोनेंट. जेनेटिक कंपोनेंट का मतलब उनके अंदर डीएनएज होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. दे आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. उसमें से एक पेयर है सेक्स क्रोमोजोम, XY है मेन के अंदर, वीमेन के अंदर है XX. एंड क्रोमोजोम कंटेंट्स बोथ डीएनए एंड प्रोटीन्स. अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको देख करके लगेगा कि थोड़ा अलग है, मैंने पढ़ाया कुछ और क्वेश्चन कुछ और दे दिया, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत गेस वर्क करेंगे तो आप सही आंसर निकाल लेंगे. एक इस तरह के क्वेश्चन मैं जानबूझ के करा रहा हूँ. जितने भी इस तरह के सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं पहले, वो सब मैं आपको जानबूझ करके करा रहा हूँ. क्या पता एपीएससी डायरेक्टली रिपीट कर दे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा. गेस कीजिए. टॉपिक नंबर 535 यूपीआई एंड एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.
यूपीआई एक देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आप सीधा सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी वॉलेट, मोबाइल वॉलेट। ऐसे कैसे होता है जियो मनी या फिर पेटीएम, जिसमें आपको पहले पैसा डालना होगा, मोबाइल वॉलेट और ऑक्सीजन आता था पहले, तो उसमें पहले आपको पैसा डालना होगा, फिर उस पैसे का आप इस्तेमाल करेंगे पेमेंट के लिए। लेकिन ये कैसा है, यूपीआई इट अलाउज डायरेक्टली टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। आपने यूपीआई अगर इनेबल्ड आपका बैंक अकाउंट से आप सीधा सीधा एक अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले किसी मोबाइल वॉलेट में रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यूपीआई है आप इसको अपने स्मार्टफोन की मदद से चला सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन इंटरनेट होना कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन यूज यूपीआई इन ऑफलाइन मोड एज वेल। यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2016 बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिल करके बनाया था अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसका मेन पर्पस था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 536 ई विधान एंड ई संसद प्रोजेक्ट। तो ये ई विधान और ई संसद प्रोजेक्ट, इसका मेन पर्पस था कि जो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी काम होता है, बिल रखा जाता है, डिस्कशन होता है, वो सब कुछ पेपरलेस तरीके से किया जाए, डिजिटलाइज कर दिया जाए पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ई विधान प्रोजेक्ट। इस ई विधान प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेशल एप्लीकेशन लाया जा रहा है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ऐप। इट विल क्रिएट ए मैसिव डाटा रिपोजिटरी, मतलब इसमें सारे जो भी बिल रखे जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं, वो सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में सेव होगा इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंदर। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60 और 40 का इन्वेस्टमेंट रहेगा सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स हैं तो सेंटर 90% पैसा खर्च करेगा, जबकि 10% पैसा जो है वो स्टेट्स खर्च करेंगे। और यूनियन टेरिटरी तो ऑफकोर्स 100% मनी विल कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट लेजिस्लेचर टू डिजिटलाइज कंप्लीटली अंडर दिस प्रोजेक्ट। पिछले साल हमारा असम में जो बजट रखा गया था, पिछले साल वाला बजट 2020 वाला, वो भी इस ई विधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में रखा गया था। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 537 ईज 3.0। ईज का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। इसको पहली बार 2018 के जनवरी में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जिसका पर्पस था कि हमारे देश की जो सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके सर्विस को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो भी प्राइवेट बैंक्स की तरह अपने सर्विसेज दे पाएँ। तो ईज मिशन के अंतर्गत 3 कंपोनेंट लॉन्च हो चुके हैं। 2018 में ईज 1.0 जिसमें फोकस था ऑन रिडक्शन ऑफ एनपीएज ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्मार्ट बैंकिंग। स्मार्ट बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग प्रमोट करना। ईज 2.0 में फोकस था, दैट वाज ब्रॉट इन 2019 ईज 2.0। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बैंक्स का मर्जर कराया गया। आपको पता होगा कि 27 बैंक्स को मर्जर करा के आज के टाइम में हमारे देश में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये जो ईज 2.0 के अंतर्गत ये मर्जर ऑफ द बैंक्स हुआ। ईज 3.0 जो 2020 में लॉन्च किया गया था, इसमें 2 कंपोनेंट थे। पाम बैंकिंग, पाम बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आपकी हथेलियों में बस मोबाइल होगा और वहीं से आप सारी बैंकिंग कर लें। एंड टू एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड दूसरा था बैंकिंग ऑन गो। बैंकिंग ऑन गो में कैसा है कि अलग अलग जो भी जगह हैं, मॉल्स, स्टेशंस, कॉम्प्लेक्स, कैंपसेस, अलग अलग, वहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के बैंकिंग आउटलेट्स बनाए जाएं जहाँ पे लोगों की बेसिक काम पूरे हो जाएं। मान लो पैसा डालना या निकालना या बैंक पासबुक अपग्रेड कराना, चेक जमा कराना, ये सब छोटे छोटे काउंटर। लेकिन अब ये बैंकिंग ऑन द गो ब्रॉट अंडर ईज 3.0 अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 538 बिमल जलान कमेटी। इसको आरबीआई ने बनाया था, जिसको काम दिया गया था टू लुक इनटू इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। इसका सरल सा अगर मैं मतलब बताऊं कि क्या है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पास जो भी पैसा आता है, के पास अलग अलग तरह के पैसे हैं, कंटिजेंसी फंड का पैसा है, गोल्ड होता है, तो उनमें से जो कितना पैसा आरबीआई को भारत सरकार के साथ शेयर करना चाहिए और कितना पैसा मिनिमम आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए कंटिजेंसी फंड की तरह, इस पर्पस के लिए बिमल जलान कमेटी बनाई गई थी।
टू लुक इनटू इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। यही स्टेटमेंट आएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। तो ये बिमल जलाल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एपीएससी में आएगा। बिमल जलाल कमेटी ने कहा कि जो कंटिजेंसी फंड है आरबीआई का, दैट शुड बी समवेयर बिटवीन 5.5 to 6.5%। तो आरबीआई ने फिर इस रिकमेंडेशन को मान लिया और उन्होंने अपना 5.5% ही कंटिजेंसी फंड रखा और बाकी सारा फंड उन्होंने सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया 2019 में। और यही कारण है कि 2019 के अंदर आपको पता है, मैं ये टॉपिक पहले भी करा चुका हूँ कि सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था आरबीआई की तरफ से। वन ऑफ द इनफैक्ट हाईएस्ट पैसा जो आरबीआई से सरकार को ट्रांसफ़र हुआ था दैट वाज इन 2019। और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बिमल जलाल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई ने अपना कंटिजेंसी फंड रिजर्व घटा दिया था। लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं लगता कि एपीएससी में आएगा। एपीएससी में अगर बहुत आएगा तो बस ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि बिमल जलाल कमेटी एसोसिएटेड विथ। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल मत समझो। टॉपिक नंबर 539, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन लाया गया 2015 में और इसको 2022 तक यानी कि 7 साल का यह मिशन है। इसके अंतर्गत फोकस किया जा रहा है कि 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाए हमारे देश के अंदर। इस मिशन के अंतर्गत हमने एक कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर that has been assembled indigenously and it has been installed at IIT BHU. So Param Shivai has become India's first indigenously assembled supercomputer installed at IIT BHU. Param Siddhi AI is the fastest supercomputer of India, which is ranked 62 out of top 500 most powerful supercomputers of the world. This Param Siddhi AI has been also developed under National Supercomputer Mission. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 540, WHO. So WHO is a specialized agency of United Nations. It was established in 1948. इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ WHO. अगर WHO की फंडिंग देखी जाए तो इट फंडिंग कम्स फ्रॉम मेनली 3 सोर्सेज। वर्ल्ड कंट्रीज जो मेंबर होते हैं वो पैसा देते हैं, इंटरनेशनल NGOs प्लस फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स वगैरह ये सब देते हैं। लेकिन अगर कंट्री वाइज फंडिंग देखी जाए तो कंट्रीज देमसेल्फ डिसाइड हाउ मच फंड दे वांट टू गिव। देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्रीज टू गिव फंड टू WHO. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो USA हैज़ बीन द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द WHO एज अ कंट्री। US लगभग 30%, कंट्री जितना भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसका लगभग 30% अकेला US करता है। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखा जाए अमंग्स द कंट्रीज तो इट इज़ अबाउट 1%। जो पूरे दुनिया भर के कंट्रीज WHO को कंट्रीब्यूशन देते हैं उसका खाली 1% इंडिया कंट्रीब्यूशन देता है WHO के अंदर। WHO की अगर फ्लैग की बात की जाए तो इस तरह का फ्लैग होता है WHO का। एक रॉड होता है, उसके अराउंड ये एक फीचर दिखता है, ये SLPS फीचर दिखता है जिस विच इज़ ए सिंबल ऑफ हीलिंग। दिस इज ए सिंबल ऑफ हीलिंग, SLPS। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 541, नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया consisting of a Chief Justice of India and until the Parliament by law prescribes a larger number, not more than 7 other judges। मतलब आर्टिकल 124 ने टोटल 8 जजेस दिए सुप्रीम कोर्ट को, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 मोर जजेस, और कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके और भी जजेस ला सकती है। पार्लियामेंट ने 1956 में द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट ला करके नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दी और टोटल नंबर ऑफ जजेस कर दिए 30 सुप्रीम कोर्ट जजेज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नंबर ऑफ जजेज हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए थे क्योंकि हाल फिलहाल में 2019 में पार्लियामेंट ने फिर से इस जजेज एक्ट 1956 को अमेंड करके नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया 7+1, 1956 में हम कानून लेकर के हमने कर दिया 30+1 और हाल फिलहाल में हमने अमेंड करके वापस से जजेज के नंबर बढ़ा के कर दिए हैं 33+1। तो 33 जजेज हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ टोटल जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट इज 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि इस कानून बना करके पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेज बढ़ाए थे, इसलिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 544, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये भी न्यूज़ में था क्योंकि पिछले साल मास्क, सैनिटाइजर इन सबको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया गया था। उसके अलावा ये सब
ऑर्डिनेंस ला करके इसको चेंज किया गया था और फार्मर्स को लेकर के, ये फूड क्रॉप्स को लेकर के, इसलिए भी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट न्यूज़ में था। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बेसिक चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में था काफ़ी पिछले साल। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या करती है सरकार कि जो जो चीज़ें उनको लगती हैं कि ज़रूरी हैं, जिनका मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, होर्डिंग नहीं होना चाहिए, उसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देती है। और एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करते द गवर्नमेंट कैन पुट रेगुलेशन ऑन द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज़। जैसे पिछले साल उनको लगा कि मास्क की जमाखोरी हो सकती है, होर्डिंग हो सकती है, सैनिटाइजर की हो सकती है, तो उन्होंने उसको डाल दिया एसेंशियल कमोडिटीज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से आइटम्स एसेंशियल कमोडिटीज़ में आने चाहिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है उसको इंप्लीमेंट करने का। कि एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आइटम एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, तो अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये देखना कि कोई इसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, कोई इसकी होर्डिंग तो नहीं कर रहा। एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत कुछ आइटम्स हमेशा ही रहते हैं इन जनरल, जैसे कुछ ड्रग्स रहते हैं, फर्टिलाइज़र, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है, ड्रग्स मत समझ लेना, ड्रग्स, फर्टिलाइज़र, पल्सेज, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत रहते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 543, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इन न्यूज़। तो कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो न्यूज़ में थे, क्या पता पूछ ले, यूपीएससी में तो इस तरह के सवाल पूछता है। रोहिंग्यास तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, म्यांमार को बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो मेजॉरिटी है बुद्धिस्ट कम्युनिटी उसको अटैक करती है। उघियार्स बिलोंग टू चाइना, दे आर मुस्लिम पीपल, दे लिव इन जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना का जो ईस्टर्न प्रोविंस है पाकिस्तान से नज़दीक वाला, वो होता है जिंगजियांग प्रोविंस, और वहाँ पे रहते हैं उघियार मुस्लिम्स। दिस उघियार्स वेयर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द डिटेंशन बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। उसके अलावा याजदीज बिलोंग टू इराक, दे वेयर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ अटैक बाय द टर्की गवर्नमेंट ऑन दीज याजदीज। और इनको पहले ISIS ने भी इनके अगेंस्ट बहुत ब्रूटैलिटीज़ की हैं, याजदीज के अगेंस्ट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 544, 16 पॉइंट एग्रीमेंट। तो दिस 16 पॉइंट एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1961 बिटवीन नागा पीपल कन्वेंशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत, इसी 16 पॉइंट एग्रीमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 371A वाज इंसर्टेड टू गिव स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। इस वीडियो को पॉज, ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो इसाक मौइया ग्रुप है वो बार बार कह रहा है कि भारत सरकार ये 16 पॉइंट एग्रीमेंट को वायलेट कर रही है। तो इस कारण से ये 16 पॉइंट एग्रीमेंट न्यूज़ में था। आपको लगेगा कि सर 1961 का एग्रीमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, बट दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली मल्टीपल टाइम्स। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 545, AT1 बॉन्ड्स। तो येस बैंक फेलियर हुआ था लास्ट ईयर, और येस बैंक फेलियर के टाइम में ये 81 बॉन्ड्स काफ़ी न्यूज़ में थे। तो क्या होते हैं 81 बॉन्ड्स, वो जरा समझिए। मान लीजिए कि किसी भी बैंक का टोटल कैपिटल है 1 करोड़ रुपया, मतलब उसके पास इतना पैसा है। इट्स इंटायर कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 कैपिटल मान लो कि 50 लाख का है, Tier 2 कैपिटल 50 लाख का है। Tier 1 कैपिटल इज नोन एज द ओन कैपिटल ऑफ द बैंक, बैंक का अपना कैपिटल। और Tier 2 कैपिटल इज नोन एज वो पैसा जो बैंक ने बिजनेस करके प्रॉफिट के तौर पे कमा करके इकट्ठा किया है। तो Tier 1 कैपिटल में वो पैसा होता है जो बैंक के जो ओनर्स हैं जिन्होंने इक्विटी फंड भी लाया है, और Tier 1 कैपिटल में वो भी होता है जो बैंक ने लोन लिया है। ये सब आता है Tier 1 कैपिटल में। और Tier 2 कैपिटल होता है जो बैंक ने प्रॉफिट से पैसा कमाया है। तो Tier 1 कैपिटल मान लो कि 50 लाख है Tier 1 कैपिटल, यानी कि बैंक का ओरिजिनल फंड जो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने मिलाया। तो Tier 1 कैपिटल है 50 लाख, उसमें से मान लो कि इन 3 इन्वेस्टर्स ने 10-10 लाख करके 30 लाख मिला दिया। प्लस Tier 1 कैपिटल में वो भी आता है जो बैंक ने बॉन्ड मार्केट से लोन लिया है, और बैंक जो है वो बॉन्ड मार्केट से बॉन्ड रिलीज करके लोन ले सकता है। और एक स्पेशल तरह का बैंक बॉन्ड रिलीज करता है बॉन्ड मार्केट में लोन लेने के लिए, उसको कहा जाता है AT1 कैपिटल। तो AT1 कैपिटल की खासियत ये है कि अनसिक्योर्ड है ये, मतलब बैंक इस पर कुछ भी अपना एसेट गिरवी पे नहीं रखता। ये परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुअल बॉन्ड मतलब इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती। ये ऐसी बात हो गई कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए और उसके बदले हर महीने मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, बिना इस बात के कि कब वो मैं 10 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट आपको चुकाऊंगा।
अगर कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, सिर्फ मैं हर महीने 10,000 दे रहा हूँ आपसे 10 लाख लेकर के, और कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, तो सच बॉन्ड्स आर नोन एज परपेचुअल बॉन्ड्स। तो इस कारण से ये जो 81 बॉन्ड्स होता है, एक बार बैंक रिलीज करके और पैसा ले लेता है, तो ये बैंक का अपने पैसे जैसा हो जाता है। उसके बदले में हर महीने उसको बस खाली एक इंटरेस्ट अमाउंट रिलीज करना है, बट इट इज़ परपेचुअल बॉन्ड। हाल फिलहाल में 81 बॉन्ड्स काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि कई सारे बैंक्स 81 बॉन्ड्स को लगातार रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वो जो बेसल 3 के नॉर्म्स हैं उसको जल्दी जल्दी पूरा कर पाएँ। तो ये हो गया 81 बॉन्ड्स। ये थोड़े स्पेशल तरह के बॉन्ड्स हैं, जबकि जो सबसे प्लेन या नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं उसको कहा जाता है प्लेन वैनिला बॉन्ड। तो ये टर्म भी आ जाता है कभी एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो एकदम नॉर्मल बॉन्ड होता है, जिसमें एक फिक्स्ड पीरियड होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है, उसको कहा जाता है प्लेन वैनिला बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, इट इज़ नॉट एट ऑल प्लेन वैनिला बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये परपेचुअल है, अनसिक्योर्ड है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 546, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री हैं जिनको मिला करके इन्होंने अपनी ग्रुपिंग बना ली है, जिसको कहा जाता है आसियान कंट्रीज़। तो ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। इनको ध्यान से देख लेना, इनको थोड़ा बड़ा करके मैं दे दूंगा ब्रीफ वाले नोट्स में। तो ये आसियान कंट्री हैं। ऑफकोर्स इसमें इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में तो आता नहीं है, इंडिया साउथ एशिया में आता है। लेकिन 2 अलग अलग फॉरम्स बनाए हैं आसियान ने, जिसमें इंडिया मेंबर है। पहला है आसियान रीजनल फॉरम। आसियान रीजनल फॉरम में टोटल 27 मेंबर्स हैं। इट इज़ ए सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के 27 मेंबर्स ने मिल करके एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, आसियान रीजनल फॉरम। इंडिया भी उसका मेंबर है। उसके अलावा है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 कंट्रीज़ हैं, आसियान के 10 कंट्री प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूएस एंड रसिया। अब आपको सुन के लगेगा कि सर इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो सवाल आप देख रहे हैं इस टॉपिक के बेसिस पे, ये 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि एपीएससी डायरेक्टली उठा ले इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट। तो मैं कोई भी सवाल ऐसा है या तो मैं करंट अफेयर से करा रहा हूँ, नहीं तो यूपीएससी से मिलते जुलते सवाल करा रहा हूँ आपको। चलिए टॉपिक नंबर 547, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1966। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। और वर्ल्ड बैंक की तरह ही यहाँ पे भी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन that these countries have made to Asian Development Bank as capital subscription। तो जिसने जितना पैसा लगाया उसका उतना ज़्यादा वोटिंग राइट है। तो वर्ल्ड बैंक में भी ऐसा ही है, IMF में भी ऐसा ही है। तो जापान और यूएस दोनों के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, 15.6% ईच, यानी कि उन दोनों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तीसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसने 6.4% वोटिंग राइट है। चाइना से थोड़ा सा नीचे है इंडिया, इंडिया का वोटिंग राइट है 6.3%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक सुन के आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज मेंबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में देयर आर 49 मेंबर्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, वाइल 19 कंट्रीज आर फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि ये यूएस आप देख सकते हैं, यूएस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट, बट इट इज़ आउटसाइड इट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 548, सी काउ डुगोंग। अब सी काउ डुगोंग भी 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। Sea cow dugong, they are herbivorous species of sea cow found throughout the warm latitude in the Indian and the West Pacific Ocean. IUCN status of sea cow dugong is vulnerable and they have been brought under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. इसके बेसिस पे ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। इसमें 3 स्टेटमेंट थे। इट इज़ ए हर्बीवोरस मरीन एनिमल। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, तो आपने कहा चलो एक बार रुकते हैं, सी काउ डुगोंग। इट इज़ फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। अब इस पे ध्यान से देना, इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया के बेसिस पे ये स्टेटमेंट आप गलत कह सकते हैं कि भाई इंटायर कोस्ट पे कहाँ से मिल जाएगी। ऐसे कई सारे कोस्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे झाड़ जंगल हैं, हर जगह कैसे मिल सकता है। तो मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को पकड़ना है, ओनली कहीं लिखा हो, स्पेसिफिकली लिखा हो, एंटायर जैसे लिखा है, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। भाई कोस्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा बहुत मिल सकता है, हर जगह कैसे मिलेगा,
कहीं कहीं पे तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, वहाँ पे कैसे मिलेगा? तो इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया के बेसिस पे स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो जैसे ही आपने दूसरा स्टेटमेंट गलत निकाला, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आपको कुछ नहीं पता है काऊ डुगोंग के बारे में, बट फिर भी आपने इंटायर कोस्ट के बेसिस पे कह दिया कि भाई सेकंड स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से गलत है। ये दिमाग लगाना है, ये यूपीएससी में बहुत लगता है ये दिमाग, ओनली, इंटायरली, ये सब पे वो स्टेटमेंट गलत ही होता है इन जनरल, ठीक है, जनरली, हमेशा एक कसम खा के मत जाना, लेकिन जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। इसके बेसिस पे कम से कम आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि ना फर्स्ट ऑप्शन सही है ना दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपको 1 और 3 में सोचना है। तो एक बात तो तय हो गई कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब आपको सोचना है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर कहीं आपको किस्मत से पता हो कि हर्बीवोरस है तो आपका काम बन गया, करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, सी। टॉपिक नंबर 549, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट इज़ हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो मुझे लगता है पूछ सकता है। इट इज़ फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान ओनली, इट इज स्टेट बॉर्डर ऑफ राजस्थान, इट इज़ कॉमनली नोन एज गोदावन, इट इज़ फाउंड इन ग्रासलैंड्स एंड स्क्रबलैंड्स। प्रोटेक्शन स्टेटस में बात की जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, इस कारण से सरकार काफ़ी परेशान है, इस कारण से न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है जी। एंड शेड्यूल 1, जब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 550, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मिल करके एक कोड बनाया है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कैसे हमारे देश में फूड के लिए FSSAI है कि फूड का कोडिंग करता है, फूड का स्टैंडर्डाइजेशन करता है कि इस तरह का फूड का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस तरह का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे FAO और WHO ने मिल करके एक फूडिंग कोड दिया है, फूड का स्टैंडर्ड कोड दिया है। उस कोड का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, और उस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को 1961 में दिया कि इट इज़ ए फूड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय FAO। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 551, शिलोंग डिक्लेरेशन। तो 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 वाज हेल्ड इन शिलोंग, और वहीं पे ये शिलोंग डिक्लेरेशन हुआ था। द शिलोंग डिक्लेरेशन इज, यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए तो इट इज़ अबाउट ई गवर्नेंस। एक और 1975 में शिलोंग डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सेलेंस। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 552, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन आसाम। तो 2 हाल फिलहाल में नए नए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं आसाम में। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट एट आमगुरी एंड नामरूप, दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट विच इज बीइंग डेवलप्ड अंडर बिल्ड ऑपरेट एंड ओन मॉडल। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय आसाम गवर्नमेंट। ये जो आमगुरी और नामरूप वाला प्रोजेक्ट है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय आसाम गवर्नमेंट। 70 मेगावाट प्रोजेक्ट इन डीमा हसाओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो प्रोजेक्ट है 70 मेगावाट प्रोजेक्ट है डीमा हसाओ by Ministry of New and Renewable Energy of Central Government, it is being brought under National Solar Mission. It is also part of PPP project, Public Private Partnership project under Viability Gap Funding. तो नेशनल सोलर मिशन के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये डीमा हौसा वाला प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, 70 मेगावाट प्रोजेक्ट। इस नेशनल सोलर मिशन में टारगेट है कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करें बाय 2022। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 553, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के टोटल 6 मेंबर कंट्री हैं। वो कंट्री जहाँ पे या तो गंगा नदी बहती है, नहीं तो मेकॉन्ग रिवर बहती है। अब ध्यान देना, मेकॉन्ग रिवर चाइना से भी आती है, लेकिन चाइना इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के टोटल 6 कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया है प्लस 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द मेंबर ऑफ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 554, सम इंपॉर्टेंट कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। अब ये ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, इसलिए ये 6 इंपॉर्टेंट कर्व मैंने आपको दे रखे हैं। इनका कर्व को भी एक बार जा करके ऑनलाइन देख लेना, नहीं तो आज मैं आपको ब्रीफ वाले नोट्स में तो सारे कर्व भी दे दूंगा। फिलिप कर्व, इट इज़ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। कुजनेट कर्व, इट इज़ बिटवीन ग्रोथ एंड इक्वालिटी। लाफर कर्व इज रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। लॉरेंज कर्व इंडिकेट्स इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी एंड गिनी कोफिशिएंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 555, पॉवर्टी रिपोर्ट एंड इंडेक्स। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट मेजर्स लेवल ऑफ पॉवर्टी इन मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज पब्लिश्ड बाय
टू ऑर्गेनाइजेशंस यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। और ये जो यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है ना, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है, उसके अलावा देखिए उसमें एक ये भी रिपोर्ट पब्लिश होती है यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय ओपीएचआई एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप इकोनॉमिकली गरीब कितने हैं, बाकी सारे रिसोर्सेज कितने कम हैं आपके पास, सोशल स्टेबिलिटी कितनी कम है आपके देश में, वो सब देखा जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से शख्स के शिकार या ग्रसित। उसके अलावा एक रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, दिस इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये आज का आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।